तो लास्ट लेक्चर में तो हमने जान लिया कि लिविंग आखिर क्या होता है। ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है कि लिविंग क्या होता है, तो अब हमें सीखना है कि उसे वो है कितने तरह के। फिर हमें उनके क्लासिफिकेशन की नीड नज़र आएगी, तो फिर हम उसके तरीके सीखेंगे कि किस तरह से क्लासिफाई किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो आ रहा है दैट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग आर देयर। देयर इज अ ह्यूज डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। एनसीईआरटी में ही 12th क्लास की एनसीईआरटी है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन नाम का चैप्टर है। वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है कि मान लीजिए कोई दूसरे प्लेनेट से, किसी स्पेस से कोई कैंडिडेट अर्थ पे आता है, तो उसको कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करेगी। तो उसका आंसर आता है द ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर इतने सारे तरह के लिविंग्स हैं, है ना। वो हमें अचंभे में डालेंगे कि यार इतने कैसे आए, है ना, किस तरह से इतने तरह के ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में नंबर, द नंबर एंड टाइप्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ रेफर्स टू एज बायोडाइवर्सिटी। मीन्स इस पृथ्वी पर जितने भी सारे तरह के लिविंग हैं उनकी संख्या, टोटल लिविंग की संख्या नहीं, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द बायोडाइवर्सिटी। जैसे मान लो हम ह्यूमन हैं, 125 करोड़ इंडिया में है, तो 125 करोड़ मिलके ही हम एक ही हैं, दैट इज ह्यूमन ओनली, है ना। ऐसे चींटियों के कितने मेंबर होंगे, वो सब चींटी मिलकर एक को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी कई सारे तरह की स्पीसीज ऑफ एंट हैं। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी ऑन द अर्थ। ये सब बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि नंबर ऑफ स्पीसीज करीब 1.7 टू 1.8 मिलियन है। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, मतलब 17 लाख से 18 लाख तरह के टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इस अर्थ पे पाए जाते हैं। इनमें से भी यदि आप बात करोगे, तो प्लांट की जो स्पीसीज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1.2 मिलियन टाइप के तो हैं एनिमल्स। ठीक है, इतने तरह के तो हैं एनिमल्स, और 0.5 मिलियन लगभग तरह के हैं प्लांट्स। इससे ये बात पता चल जाती है दैट एनिमल्स आर मोर विद रिस्पेक्ट टू प्लांट। प्लांट की संख्या कम है, प्लांट की टाइप्स कम है, स्पीसीज ऑफ प्लांट थोड़े लेसर हैं, जबकि एनिमल की स्पीसीज उससे 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, देन इन्हीं की एक ब्रांच जिसमें हम सबको स्टडी करते हैं, है ना, बायो की वो ब्रांच जिसमें हम इनके क्लासिफिकेशन के रूल्स, है ना, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्या क्या चीजें करी है यहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक चीज और ऐड करनी है, दैट इज कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन से भी पहले क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन, देन कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। ये सारे के सारे स्टेप कहलाते हैं, किसमें इंक्लूड होते हैं, टेक्सोनॉमी में। ठीक है, टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, अबाउट द रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, एंड देयर नोमेनक्लेचर। इसी की जो अगली ब्रांच है दैट इज द सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में जो वर्ड सिस्टेमा है वो तो रिप्रेजेंट करता है कि कोई बात जो है वो एक सिस्टम से हो रही है, सिस्टमैटिक हो रही है ना। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट वो रिप्रेजेंट होता है किससे, सिस्टेमा से। डील्स विद इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, मतलब इवोल्यूशन किस तरह से हुआ ऑर्गेनिज्म का, वो चीज भी इसमें शामिल की जाती है। इस चीज को कहा जाता है फाइलोजीनी। ठीक है, क्या कहेंगे हम, फाइलोजीनी। फाइलोजीनी का मतलब क्या है, डेवलपमेंट के साथ साथ किस तरह से इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिज्म का, वो किस तरह से स्टडी वो करा जाए। स्टडी में हम शामिल करें किसको, इवोल्यूशनरी सीक्वेंस को भी। जैसे हम क्या कहते हैं, लाइक ब्रायोफाइट से पहले थेलोफाइट, थेलोफाइट देन ब्रायोफाइट देन टेरिडोफाइट देन जिम्नोस्पर्म देन एंजियोस्पर्म। ये क्या है, इवोल्यूशन की एक सीक्वेंस है। चाहते तो आप सबसे पहले एंजियोस्पर्म भी तो पढ़ सकते थे, लेकिन ये इवोल्यूशन की सीक्वेंस नहीं है। इवोल्यूशन की सीक्वेंस क्या है कि आप पहले थेलोफाइट्स पढ़ेंगे, देन आफ्टर ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। ठीक है, आज की दुनिया के सबसे वेल डेवलप्ड प्लांट कौन हुए, दीज आर एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में भी कौन है, देन वी विल से दैट द मोनोकोटिलिडन्स, है ना। मोनोकोटिलिडन आज की दुनिया के सबसे एडवांस प्लांट है।
सिस्टेमा नेचर एक बुक है जो लिखी गई है किसके द्वारा, कैल्डस क्लीनियस के द्वारा। इस सिस्टेमा नेचर में इन्होंने क्या दिया है, सिस्टेमा नेचर का जो 10th एडिशन था, है ना, इसमें इन्होंने दिया था एनिमल्स के नेम। सिस्टेमा नेचर हालांकि 1735 में है, लेकिन इसका 10th जो एडिशन है वो 1758 में पब्लिश हुआ था, तो उसमें इन्होंने एनिमल्स के नाम दिए थे। ठीक है, देन क्या है बेसिक प्रोसेसेस ऑफ द टेक्सोनॉमी, तो यहाँ पर 4 स्टेप लिखे गए हैं, एनसीईआरटी में 4 ही मेंशन है और उसकी सीक्वेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखनी है आपको। सबसे पहला जो स्टेप आएगा दैट विल बी द कैरेक्टराइजेशन, सेकंड स्टेप दैट इज आइडेंटिफिकेशन, थर्ड स्टेप दैट इज क्लासिफिकेशन एंड फोर्थ स्टेप दैट इज नोमेनक्लेचर। इजी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, द लिविंग वर्ड से भी इजी क्वेश्चन ही आते हैं। इस बार तो मतलब 2026 जो री नीट हुआ है उसमें बायो तो बहुत ही आसान दिया है ना, इतने इजी इजी क्वेश्चंस जो है दे दिए गए हैं जिनकी उम्मीद नहीं करी जाती। तो आपको भी इन सीक्वेंस को याद रखना है ना, बहुत इजी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा देन यही हो सकता है ना, द सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमी, द स्टेप ऑफ टेक्सोनोमी, और पर्टिकुलर सीक्वेंस क्या है, देन सही सीक्वेंस क्या है, तो फर्स्ट नंबर पे कैरेक्टराइजेशन है, सेकंड नंबर पे आइडेंटिफिकेशन है, थर्ड नंबर पे क्लासिफिकेशन है और फोर्थ नंबर पे नोमेनक्लेचर। ठीक है, यही 4 स्टेप फॉलो करने हैं। सिस्टमैटिक्स में एक स्टेप बढ़ जाएगा, सिस्टमैटिक्स में क्या होगा, इवोल्यूशनरी जो सीक्वेंस है वो भी हम स्टडी करेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में कंपेयर करके, है ना। तो सबसे पहला क्या आ जाता है, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, अच्छा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से हम समझने का बखूबी प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपके सामने कोई ऑर्गेनिज्म खड़ा है, उस ऑर्गेनिज्म में काफी बार ये एग्जांपल शायद आपके सामने ले भी चुका है ना, कोई ऑर्गेनिज्म खड़ा है, चलो हम दूसरे बारे में सोच लेते हैं। एक ऑर्गेनिज्म खड़ा है जो हमेशा सीधा खड़ा ही रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है। ठीक है, काफी विशाल भी लग रहा है, उस पे हरे हरे कलर की कुछ लीव्स जैसी स्ट्रक्चर भी लगी हुई है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, और काफी मजबूत है, बराबर, काफी लंबे समय से हम उसे देखते जा रहे हैं। अच्छा, उसमें ना ऊपर से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी निकली हुई है। ठीक है, और वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। जब उसकी लीफ को तोड़ा जाता है तो उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का लेटेक्स भी बाहर आ जाता है। ठीक है, कई मेडिक्लिनल प्रॉपर्टीज में उसका भी यूज होता है। मैंने जो कुछ भी बोला है वो सभी के सभी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कैरेक्टराइजेशन। अब हम क्या करेंगे, आप क्या करोगे, उन कैरेक्टर के बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करोगे। आप इतना तो आइडिया लगा चुके होंगे कि शायद वो प्लांट है। दूसरा, शायद आपके दिमाग में एक पिक्चर और क्लियर हो रही है कि वो प्लांट नहीं एक ट्री है। प्लांट की भी एक, हालांकि प्लांट किंगडम ही आने हैं ट्री भी, है ना, लेकिन वो क्या है, छोटा प्लांट ना होकर एक विशाल पेड़ है, दैट इज बनियान ट्री। क्या होना चाहिए, बनियान ट्री। क्यों, क्योंकि जो मैंने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स बताई थी, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बताई थी कि वो एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है, ऊपर से निकली हुई है एडवेंटिशियस रूट जिसे हम प्रोप रूट पढ़ चुके हैं, है ना, वो जमीन में आकर धस जाती है और एडिशनल मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। और फिर हमने पत्ती को तोड़ के भी देखा, उसमें व्हाइट कलर का लेटेक्स भी आ रहा था, है ना। कई बार किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो वो पत्तियां धोके लगाते हैं, उसका लेटेक्स लगाते हैं, है ना, दर्द वगैरह होते हैं, पेन को रिलीव करने के लिए काम में लिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन सभी कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम उसे एक कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। क्या आप उसे हर्ब्स में रख सकते हो, छोटे हर्ब्स हैं, है ना, क्या आप उसे शर्ब्स में रख सकते हो, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, उनको एक बड़े ट्री वाले, लार्ज ट्री वाली कैटेगरी में रखेंगे, है ना, हो सकता है वो एंजियोस्पर्म ही है, हम ऐसा कह देंगे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई। फिर हमने बोला ये तो बरगद का पेड़ है ना, इसका साइंटिफिक नेम भी हम दे देंगे, फाइकस रेलिसी हो गया। तो ये हम क्लासिफाई करने के बाद में उसको एक पर्टिकुलर नाम भी दे रहे हैं। तो ये सारे के सारे स्टेप्स जो है वो किस में आ जाते हैं, टेक्सोनॉमी में आ जाते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज कैरेक्टराइजेशन। क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज, हो सकता है वो कैरेक्टर बाहर वाले हो या फिर कैरेक्टर अंदरूनी भी हो। इंटरनल स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैसी है, डेवलपमेंट प्रोसीजर कैसा है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये सारी की सारी चीजें शामिल करी जा सकती है ना। कैरेक्टर्स में ऐसा नहीं है सिर्फ आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या सिर्फ बाहर के कैरेक्टर को ही शामिल करें, हो सकता है आप अंदर की जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट को लेकर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। हमने एनाटॉमी पढ़नी है, एनाटॉमी में हमने यही तो देखना है, रेडियल अरेंजमेंट है, एग्जार्च है, एंडार्च है, ये सब क्या है, क्लासिफिकेशन के कई क्राइटेरिया हो सकते हैं,
है ना। तो हम एक्सटर्नल कैरेक्टर ले सकते हैं क्लासिफिकेशन में, कैरेक्टराइजेशन के लिए, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को हम शामिल कर सकते हैं। सेल की जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, कई बार हम कहते हैं सेल जो है वो रोड शेप है ना, मीजोफिल सेल है, कई बार हम कहते हैं इलोंगेटेड सेल है, कई बार हम कहते हैं सर्कुलर शेप है सेल का। तो ये सेल का जो शेप है वो भी डिफरेंट हो सकता है, उसका डेवलपमेंट प्रोसीजर कैसा है, इकोलॉजी में उसकी क्या रोल है, ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल रोल देखा जाए तो क्या वो प्रोड्यूसर है, क्या वो कंज्यूमर है, क्या वो डीकम्पोजर है ना। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पर हम शामिल कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। ये स्टेप तो था कैरेक्टराइजेशन। अब दूसरा स्टेप आता है दैट इज आइडेंटिफिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टर्स वी विल आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, देन इट इज द करंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म सो दैट द नेमिंग इज पॉसिबल। हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद ही तो हम कोई नाम सजेस्ट करते हैं, है ना। आपने क्या बोला, वो कैरेक्टर जो मैंने बोले उसके बेसिस पे आपने आइडेंटिफाई करके क्या बोला, सर वो बनियन ट्री हो सकता है ना, वो तो बरगद का पेड़ हो सकता है। तो हम कैरेक्टर के बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हम क्या कर पाते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कर पाते हैं। देन अगला जो स्टेप है दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, इट इज द ग्रुपिंग। अब हम क्या करेंगे, उनको ग्रुप में रखेंगे। इट इज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, जिसे हम टैक्सा कहते हैं, बेस्ड ऑन द कैरेक्टर। कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उसे किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में रख देंगे कि सर वो कोई मोनेरा हो सकता है, बैक्टीरिया है क्या, प्रोकैरियोट है क्या, है सर वो प्लांट है क्या, क्या वो फंगस है, या फिर वो एनिमल है ना, या फिर वो प्रोटोक्स्टीसिया है। मतलब आप उन कैरेक्टर के बेसिस पे उस ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख रहे हो, ये ग्रुपिंग करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, हमने एक निश्चित कैटेगरी में उसको रख दिया। अब उसके बाद जो स्टेप आ जाता है दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है, इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म such that an organism is known by the same name in all over the world। एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म का एक विशिष्ट नाम दे देते हैं जिससे पूरी दुनिया उसे उसी नाम से जाने, है ना। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है, नॉमेनक्लेचर। जैसे हमने हमारा नाम भी हमने नहीं, हमारे पेरेंट्स ने हमारा भी कोई नाम रखा है। क्यों रखा है, ताकि आगे आने वाले जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी हमारी जो दुनिया है उसमें हमें इस नाम से जाना जाए। ठीक है, नाम का बेसिस कुछ भी हो सकता है, हालांकि कोई ना कोई बेस जरूर होता है नॉमेनक्लेचर का, लेकिन नाम रखा गया ही इसीलिए है। अदरवाइज हम क्या क्या किसी को बोलते कि तू इधर आ, तू ये होमवर्क करके नहीं आया, कैसे बोलते। क्लास में ये बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, क्या कौन सा बच्चा जिसका कोई नाम ही नहीं है ना। और सोचो क्लास में किसी भी बच्चे का नाम ही नहीं होता तो क्या होता। तो इसी वजह से हमने हर एक इंडिविजुअल का एक नाम रख रखा है। उस नाम रखने की प्रोसीजर को ही हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर। देन क्या है, ये एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द नेम है किसी ऑर्गेनिज्म का, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं ताकि हम जाने पूरी दुनिया में उसे उसी नाम से, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड में उसकी एक पहचान बने। कुछ दिया हुआ था क्या अलग से, जैसे ये कौन है चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है इधर, आई एम मैंजिफेरा इंडिका, इट इज मैंगो। आम ये चिल्ला के बोल रहा है मैं मैंजिफेरा इंडिका है, तभी मधुमक्खी क्या बोल रही है, मैं एपिस इंडिका है ना, मैं मधुमक्खी है। तो ये क्या है, ये नॉमेनक्लेचर है। ठीक है क्या, ये 5 स्टेप थे कैरोलस लीनियस के द्वारा दिए गए थे। टेक्सोनोमी की जो ब्रांच है उसके 5 स्टेप होते हैं। कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है। यही है वो साहब जिन्हें आप क्या कहते हो, पापा ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी इनको कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी। द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उन्होंने नोमेनक्लेचर के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम दिया और कहा कि किसी ऑर्गेनिज्म का नाम 2 वर्ड से मिलकर बना होगा। ये किसके द्वारा दिया गया है, लीनियस के द्वारा दिया गया। यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर की है, सारी चीजें एनसीईआरटी मेंशन है ना। आईसीबीएन में अभी कुछ 3-4 दिन पहले एक गर्ल स्टूडेंट से मिला और उसने मैंने पूछ लिया कि आप कौन सी क्लास में हैं। शी रिप्लाइड सर आई एम इन 11th स्टैंडर्ड। तो मैंने कहा इन फ्यूचर आपका क्या टारगेट है, कि हम नीट करना चाह रहे हैं सर, हम मुझे भी नीट करना है ना। पता नहीं कोई स्कूल से होगी। मैंने उसको आईसीबीएन का फुल फॉर्म पूछ लिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन। बोला ये क्या होता है, कितने चैप्टर हो गए, बोला फर्स्ट सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है, 8th में हम चल रहे हैं, है ना, फोर्थ बाद में पढ़ाएंगे, ऐसे कुछ कुछ तो बोल रही थी। लेकिन मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा विच इज मेंशन इन द एनसीईआरटी बुक दैट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन। चलो मैं उसके बाद में बोलता
कि आईसीबीएन पहली बार कब पब्लिश हुआ, सेकंड टाइम कब पब्लिश हुआ, उसको रिवाइज कब किया गया, ये बातें शायद एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो चीजें एनसीईआरटी में मेंशन है वो एटलीस्ट वो आनी चाहिए। तो आप अपने सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मेरा कहने का औचित्य क्या है, यदि आप सच में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं देन आपको एनसीईआरटी की लाइन याद रखनी ही चाहिए, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और ये कैसा सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो नेमिंग देता है किसके बारे में, किसकी नेमिंग देता है, प्लांट्स की, है ना, जहां पर हम प्लांट के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम प्लांट के नोमेनक्लेचर के रूल्स देते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है ये आईसीबीएन, मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब इसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि आईसीबीएन सबसे पहले 1961 में पब्लिश हुआ। कब हुआ, 1961 में। फिर 1975 में 12th इंटरनेशनल कांग्रेस, जो कि कहाँ हुआ, लेनिनग्रेड रशिया में, ठीक है। आप चाहो तो मेंशन कर लो, आपकी एनसीईआरटी बुक में साइड में लिख लिया करो जो चीजें होती है। कहाँ पर हुआ है, 1975 में यहाँ पर 12वां अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कांग्रेस, जो कि कहाँ पर हुआ, कांग्रेस कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा बेटा मैं यहाँ पर, नहीं तो राहुल गांधी जी ऐसे फालतू ही खुश हो जाएंगे कि भाई साहब हमारा भी एडवर्टीजमेंट हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो इंटरनेशनल कांग्रेस मीन्स क्या है कि सब मिलते हैं, जहाँ पर पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो मिलते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल कांग्रेस, जो कि कहाँ हुआ, लेनिनग्रेड में हुआ। और लेनिनग्रेड है कहाँ पर, लेनिनग्रेड है बेटा जी रशिया में, है ना। कईयों को रशियन पसंद है, राइट। रशियन लैंग्वेज बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट रशियन लैंग्वेज, कईयों को रशियन लैंग्वेज पसंद है, ठीक है। तो 12th इंटरनेशनल कांग्रेस कहाँ हुआ, रशिया में हुआ, लेनिनग्रेड में हुआ। यहाँ पर इसमें करेक्शन किए गए एंड देन आफ्टर 1978 में इसे रीपब्लिश किया गया, ठीक है। तो आईसीबीएन कितनी बार पब्लिश हुआ है, दो बार, दो बार पब्लिश हुआ है, एक तो 1961 में और दूसरा 1978 में, ठीक है। 1975 में ये पब्लिश नहीं हुआ है, इसमें कुछ करेक्शंस किए गए हैं, ठीक। इसके अलावा एक और फुल फॉर्म दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी बुक में ही मेंशन है, आईसीजेडएन। यहाँ हम प्लांट का नाम दे रहे थे बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, वहीं पर हम जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर मींस एनिमल के नामकरण के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होगा नोमेनक्लेचर के लिए, उसे हम कहेंगे आईसीजेडएन, ठीक है। तो मेंजिफेरा इंडिका देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आईसीबीएन की। वहीं पैंथेरा टाइग्रिस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, आईसीजेडएन की। कुछ और फुल फॉर्म्स हैं वो भी मैं आपको दे देता हूँ, मतलब लिख लीजिए कहीं साइड में। जैसे एक तो है आईसीवीएन, आईसीवीएन क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर या वायरस नोमेनक्लेचर। कई बार ऐसे आता है आईसीएनबी, आईसीएनबी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। फिर आ जाता है जैसे आईसीएनसीपी, यहाँ पर क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट। तो अलग अलग सब ब्रांचेज हमने बना दी है। इसी तरह से जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, है ना, कि भाई साहब आर्ट ह्यूमैनिटी डिपार्टमेंट ये है, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ये है, जेनेटिक्स डिपार्टमेंट ये है, राइट, बॉटनी वाला डिपार्टमेंट ये है, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ये है। तो इसी तरह से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के छोटे छोटे और ऑर्गेनाइजेशन बना दिए गए। जैसे आईसीबीएन का ही एक सब ब्रांच आ गया है आईसीएनसीपी, जहाँ पर सिर्फ कल्टिवेटेड प्लांट के बारे में नेमिंग देने के रूल्स, ठीक है। तो ये सब भी आप चाहो तो याद रख सकते हो, आपके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ साइंटिफिक नेम जैसे दिए हुए हैं, यहाँ पर आप इस बात को समझे कि रूल्स क्या हैं। कुछ रूल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, उन्हीं की हम बात कर लेते हैं। हालांकि हम शायद इन रूल्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी हम फ्रिक्वेंटली देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम आर इन लेटिन लैंग्वेज। देखो मैंने कहा भी था उस टाइम कि ग्रीक और लेटिन दोनों में दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा सही लेटिन को ही मानना है, क्योंकि एनसीईआरटी में लेटिन वर्ड दिया हुआ है, मतलब ये लेटिनाइज होना चाहिए और इटैलिक्स में छापे जाने चाहिए। जब आप कंप्यूटर से प्रिंट करवा रहे हो देन उस समय इनको तिरछा छापा जाना चाहिए। यदि आप हाथ से लिखते हो, हैंड रिटन कर रहे हो, देन इन्हें अंडरलाइन करना है सेपरेटली, ठीक है। जैसा कि मैं अक्सर करता रहता हूँ, लाइक ये तो होमो सेपियंस इटैलिक्स में ही लिखा हुआ है तो नहीं करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी जब हम हाथ से लिख रहे होंगे तब क्या करेंगे, होमो को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे और सेपियंस को अलग अंडरलाइन करेंगे। ऐसे ही मेंजिफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट
वर्ड की जगह पे यहाँ पे लेटर। अच्छा, ये तो वर्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। द फर्स्ट वर्ड इज द जीनस नेम, जिसे हम जेनेरिक नेम कहते हैं, है ना। और सेकंड वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज के नाम को, जिसे हम स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक एपिथेट विल बी द सेकंड वर्ड, फर्स्ट वर्ड क्या होगा? जेनेरिक नेम या नेम ऑफ जीनस। जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होना चाहिए और बाकी सभी स्मॉल होने चाहिए, जबकि स्पीसीज के सभी नेम जो है वो स्मॉल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि किसी साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड हो, तब हम क्या करेंगे? स्पीसीज नाम का फर्स्ट लेटर भी कैपिटल कर सकते हैं। यदि कोई साइंटिस्ट अपना नाम लिखना चाहता है ना, क्या लिखा है? ऑथर्स का जो नाम है वो लिखा जाएगा एब्रिविएटेड फॉर्म में, मतलब नॉर्मल अल्फाबेट में लिखोगे। वो भी कब लिखोगे? अपीयर एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, मतलब जहां पर बायोलॉजिकल नेम खत्म हो जाता है, जैसे मेंजिफेरा इंडिका या होमो सेपियंस किसने दिया? लीनियस ने दिया। तो आप लीनियस बाद में लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे, है ना। आई डबल एन लिख दिया। मेंजिफेरा इंडिका के लिए भी सेम यही बात लिख दी। तो यहाँ पर लिन किसको रिप्रेजेंट करता है? साइंटिस्ट के नेम को या ऑथर के नेम को, कि भाई साहब ये नाम है ना वो लीनियस के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अच्छा, साइंटिस्ट के नाम को आपको न तो अंडरलाइन करना है, न ही उसे इटैलिक्स में छापना है, नहीं उसे तिरछा छापना है, मतलब वो लेटिनाइज नहीं है। किसी का भी नाम लेटिन में लिखा जाएगा जरूरी थोड़ी है। बोलो, अभी जैसे मेरा नाम है रमेश, क्या वो लेटिन में है? नहीं है। तो नहीं लिखा जाएगा ना, लेटिनाइज करना है तब इटैलिक्स में करना है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नॉमेनक्लेचर की बातें जो है वो खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी? क्लासिफिकेशन की। ठीक है। क्लासिफिकेशंस एक प्रोसीजर है जिसमें हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की को फॉलो करेंगे, और एक 7 जो कंपलसरी कैटेगरी है वो होनी चाहिए। तो पहले आप कैटेगरी के बारे में भी जान लो क्या है। यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि सही सही से दिख जाए। लाइक क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व, क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं क्या क्या? हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या फिर जैसे हम क्या कह देते हैं? रैंक कह देते हैं। क्लासिफिकेशन में शामिल होती है एक हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या हो? एक स्टेप बाय स्टेप अनुक्रम, एक सीक्वेंस, उसे हम शामिल करते हैं, जहां पर हर एक स्टेप एक पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर रैंक को रिप्रेजेंट करती है। चाहे आप किंगडम की बात कर लो, आप डिवीजन की बात कर लो, आप ऑर्डर की बात कर लो, आप क्लास की बात कर लो, आप जीनस की बात कर लो, आप फैमिली की बात कर लो, आप स्पीसीज की बात कर लो। हर एक स्टेप, हर एक स्टेप कहलाता है एक रैंक या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है। इनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है। ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सभी ये जो स्टेप है वो मिलकर जो सीक्वेंस बनाते हैं, उस सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ऐसे ही हमारी भी हायरार्की है। हमारी हायरार्की का मतलब क्या है? हमारे परदादा जी, उसके बाद में हमारे दादाजी, फिर हमारे पिताजी, फिर हम, फिर हमारे इन फ्यूचर वो भी होना ही है ना। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे हायरार्की को। वो भी एक सीक्वेंस ही तो है। ईच कैटेगरी रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। यहाँ पर हर एक स्टेप जो है, हर एक कैटेगरी है, वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आपको बोला जाए which one of the following will be the smallest unit of classification, then आंसर स्पीसीज होना है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी में हालांकि एक बात लिखी गई है कि हर कैटेगरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करती है। दैट मींस एवरी टैक्सॉन इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लास भी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। कैटेगरी में यदि आप डिवीजन की बात करो, फाइलम की बात करोगे, किंगडम की बात करोगे, तो सब के सब स्टेप यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कहला सकते हैं। लेकिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, देन शायद किंगडम चला जाएगा। लेकिन आपको स्मॉलेस्ट पूछा है, देन क्या होना चाहिए? स्पीसीज होना चाहिए। ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज को आप समझे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। A group of organism occupying a particular category is called taxon. Taxon, ठीक है। प्लूरल जो है वो होता है टैक्सा, सिंगुलर जो होता है वो है टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है? हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर रैंक, उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्सॉन। क्या ऑर्डर टैक्सॉन है? यस। क्या क्लास टैक्सॉन है? यस। क्या मेमेलिया टैक्सॉन है? यस। कोई भी ऐसा ग्रुप जहां पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं किसी ग्रुप को, मतलब किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो सब कैटेगरी, सब रैंक किसको रिप्रेजेंट करती है? टैक्सॉन को। मतलब क्लास मेमेलिया भी एक टैक्सॉन है, ऐसा कवि कहना चाहते हैं। ठीक है क्या? अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टेप जैसे दिए भी थे। सबसे बड़ी कैटेगरी कौन सी है? किंगडम। किंगडम के बाद चलोगे तो फाइलम। हाँ, कलर चेंज कर देते हैं। किंगडम, किंगडम के बाद चलोगे तो फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास ऑर्डर, ऑर्डर फैमिली, फैमिली जीनस, जीनस स्पीसीज। ठीक है। बहुत बड़ा
था उसमें से कोई एक क्लास निकली, ऐसे कई फाइलम निकला, ऐसे कई फाइलम थे जिसमें से एक क्लास, कई क्लासेस शामिल होती है उसमें से एक क्लास, ऐसे कई सारे क्लासेस की जो थी वो ग्रुप है, एक क्लास किसका ग्रुप है, कई सारे ऑर्डर का, मतलब यहाँ पर कई सारे ऑर्डर हैं, उस ऑर्डर में से एक ऑर्डर को बाहर किया गया, तो उस ऑर्डर में भी हमने देखा कि इसमें तो बहुत सारी फैमिली है ना, फिर एक फैमिली को जैसे बाहर किया, राइट। फिर हमने फैमिली में भी देखा तो बहुत सारे जीनस है, फिर एक जीनस को बाहर किया, फिर एक जीनस में देखा तो कई सारी स्पीसीज है, तो उसमें से एक स्पीसीज को ये बाहर कर रहे हैं हम, जो लास्ट जो टेक्सोनोमी कैटेगरी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, स्पीसीज को। अब यहाँ पर फाइलम की जगह कई बार वर्ड यूज करा जाता है डिवीजन, ये डिवीजन कहाँ पर मिलता है आपको, एनिमल्स, सॉरी प्लांट, डिवीजन वर्ड यूज कहाँ करा जाता है, प्लांट्स में, जबकि फाइलम वर्ड यूज करा जाता है एनिमल में। ऐसे ही ऑर्डर की जगह कई बार है ना चौहट मिल जाता है, चौहट, चौहट कहाँ यूज करते हैं, चौहट यूज करते हैं जूलॉजी में, है ना, जबकि ऑर्डर वर्ड यूज करा जाता है बॉटनी में। तो ये टेक्सोनोमिक जब टर्मिनोलॉजी बन रही थी तब अलग अलग थे, लेकिन फ्रिक्वेंटली आजकल ऑर्डर ही यूज करते हैं, है ना, कुछ ऐसा इशू नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है इस बार नीट 2026 में, जहां पर फाइलम वर्ड दिया गया है न कि डिवीजन, तो कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, राइट। यहाँ पर अलग अलग टेक्सोनोमिक कैटेगरी दी हुई है, उन टेक्सोनोमिक कैटेगरी के सामने टैक्सॉन भी दी हुई है, जैसे किंगडम, किंगडम एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, जबकि एनिमेलिया क्या होना चाहिए, एक टैक्सॉन होना चाहिए, यस और नो, किंगडम, एनिमेलिया। ऐसे किंगडम कितने सारे हैं, प्लांटी किंगडम है, बोलो, फंजाई किंगडम है, बोलो, मोनेरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, हालांकि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन में आर्कीबैक्टीरिया भी एक किंगडम है, राइट। तो किंगडम टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, इसमें टेक्सोन कौन है, एनिमल। ऐसे कई सारे टेक्सोन एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही फाइलम, जिसको हमने डिवीजन भी लिखा है कॉर्डेटा, वो क्या है, टेक्सोन है, जबकि फाइलम या डिवीजन क्या है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी। क्लास में मेमोलिया, तो सिर्फ मेमोलिया ही है क्या, भाई क्लास तो फाइकोमाइसिटीज भी तो एक क्लास है, बॉटनी में हम पढ़ते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बोलो, ड्यूटेरोमाइसिटीज, फंगस की 4 क्लासेस थी। ऐसे ही क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ये एल्गी की क्लासेस थी, है ना। यहाँ पर भी हम बात करते हैं तो कॉर्डेटा में जो हम मेमेलिया को पढ़ रहे हैं, वैसे रेप्टाइल्स भी तो है, वैसे एल्स भी तो है, बोलो, जैसे पिसीज भी तो है, ये सब भी तो क्लासेस हैं, उन्हीं में से एक क्लास, ऑर्डर प्राइमेटा। ऐसे ही फैमिली क्या है, एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, होमोनिडी क्या है, टैक्सोन, जीनस क्या है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, होमो टैक्सॉन है। ऐसे ही स्पीसीज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, सेपियंस टैक्सॉन, ठीक है। क्या सेपियंस के अलावा और भी स्पीसीज हो सकती है, हो ही सकती है, तो यहां पर तो एक स्पीसीज है उसे हम टैक्सॉन कह रहे हैं, ऐसे कई सारी स्पीसीज टैक्सा को रिप्रेजेंट करेगी, यस और नो। टैक्सॉन का प्लूरल क्या होता है, टैक्सा। तो यहाँ पर इस लाइन में, इस सीक्वेंस में आपको जो दिखाई दे रही है, दीज आर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, और यहाँ इसके बाद में इसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में अलग अलग टैक्सॉन शामिल हो सकते हैं, वो बातें लिखी गई, कोई एक एग्जांपल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करा गया, बात समझ रहे हैं। सबसे पहले शायद स्पीसीज को डिफाइन किया है, स्पीसीज क्या है, इट इज अ ग्रुप of closely related organisms capable of interbreeding to produce fertile offspring। शानदार डेफिनेशन दी है स्पीसीज के बारे में, ठीक है, जहां पर गलतियों की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, ये जो स्पीसीज है ना, वो बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी हुई है, ठीक है, कौन सी है बेटा, बायोलॉजिकल स्पीसीज। क्या बोला उन्होंने, बहुत ही छोटे में बहुत बड़ी बात बोली, कि ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जहां पर क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है, कैपेबल हैं आपस में इंटरब्रीडिंग करने के लिए, और इंटरब्रीडिंग करने के बाद में प्रोड्यूस करते हैं ऐसी ऑफस्प्रिंग जो खुद आगे रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल हो, मतलब फर्टाइल ऑफस्प्रिंग हो। उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को ही हम क्या कह देते हैं, कि वो एक ही स्पीसीज के मेंबर, जैसे दुनिया के जितने भी सारे ह्यूमन हैं वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस आज कोई इंडियन ह्यूमन मेल किसी अमेरिकन फीमेल ह्यूमन फीमेल से शादी करके घर बसा सकता है, बेबी प्रोड्यूस कर सकता है, और जो बेबी प्रोड्यूस होगा वो खुद आगे बेबी प्रोड्यूस करने में कैपेबल होगा। हालांकि गारंटी नहीं है, कई बार एक्सेप्शनल केस वो तो इंडिया इंडिया में भी देखने को मिल जाते हैं, है ना।
तो वो तो स्टेराइल कपल है, लेकिन हो सकता है। और सुनकर भी कितना अच्छा लगता है ना, कि कोई अमेरिकन फीमेल ह्यूमन उससे शादी कर रहा है कोई इंडियन ह्यूमन मेल। यस और नो? सर अमेरिकन से ज़्यादा सर ऑस्ट्रेलियन बोलते तो अच्छा लगता, ज़्यादा रशियन बोल देते सर। नहीं? ओके, कोई बात नहीं, वो जैसी हरी इच्छा प्रबल है। आपको, आपने जैसे कर्म किए हैं बेटा, उसी के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत शानदार डेफिनेशन है स्पीसीज की। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज यही कहता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकता है और आफ्टर इंटरब्रीडिंग ऐसी स्पीसीज, ऐसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करे जो खुद कैपेबल हो टू प्रोड्यूस द न्यू ऑर्गेनिज्म, उन्हीं को हम कहते हैं एक ही स्पीसीज। ये सबसे निचली कैटेगरी है, मतलब टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में जो हमने सबसे नीचे रखा था वो किसको रखा था? स्पीसीज को रखा था। देन इट वाज द लोवेस्ट कैटेगरी। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या दे रखा है? मेंजिफेरा इंडिका। तो यहाँ पर मेंजिफेरा जीनस का नाम है, इंडिका स्पीसीज का नाम। पोटैटो सोलेनम ट्यूबेरोसम, स्पीसीज कौन हो गई? ट्यूबेरोसम। ठीक है, नाइट शेड में सोलेनम नाइग्रम है। नाइट शेड किसको कहते हैं? बैंगन को? तो धतूरा बोल, धतूरे को नाइट शेड किसको बोलते हैं? धतूरा ही होता होगा, देखिए क्या। सीताराम 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 कहीं जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रहे। बोलो नाइट शेड। गूगल को भी नहीं पता क्या? मकोई, मकोई को कहते हैं? ये तो जामुन जैसा दिख रहा है। जामुन ही है क्या? क्या गोंदा है? कोई नहीं, इतना सारा वीडियो कट करना पड़ेगा मुझे। इतनी अच्छी इंसल्ट तो कभी नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नाम जैसे दिए गए हैं। मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगो का साइंटिफिक नेम है सोलेनम, सॉरी, मेंजिफेरा इंडिका। तो यहाँ पर मेंजिफेरा किसको रिप्रेजेंट करता है? जेनेरिक नेम को। और इंडिका किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पीसीज के नाम को। ऐसे ही पोटैटो है सोलेनम ट्यूबेरोसम। तो यहाँ स्पीसीज क्या है? ट्यूबेरोसम है। नाइट शेड, यहाँ पर सोलेनम नाइग्रम। जीनस इनका सेम है, जीनस क्या है? सोलेनम ही है, लेकिन स्पीसीज देखो, एक यहाँ ट्यूबेरोसम है, दूसरी जगह नाइग्रम है। वहीं टोमेटो में लाइकोपर्सिकम है, ब्रिंजल में मेलनजीना है। डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज यहाँ पर है, समझ रहे हैं? लायन, लायन में देखो ना, लायन, टाइगर और लेपर्ड तीनों का ही जीनस क्या है? पैंथेरा, पैंथेरा, पैंथेरा। जबकि लायन क्या है? लियो, है ना? इसीलिए तो लियो मूवी का नाम भी लियो, वो शेर के जैसे तो होता है। यस और नो? तो वास्तविकता में इन्होंने नाम कहाँ से चुराया है? बायोलॉजी से, है ना? और देखो कितना फेमस हो गई मूवी, इतनी अच्छी चली कि सीएम भी बन गए, है ना? विजय थालापति। विजय, तो जाना, तेरे को पता है क्या कुछ? लियो मूवी देखी तूने? तो कोई बात नहीं बेटा, ओवरलैपिंग चलता रहता है। टाइगर, पेंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस यहाँ पे स्पीसीज है। ऐसे ही पेंथेरा पार्डस, ये किसका साइंटिफिक नेम है? लेपर्ड का। तो सबका जीनस सेम है लेकिन स्पीसीज डिफरेंट है। मॉडर्न मैन मींस वी आर टॉकिंग अबाउट यू ऑल, इंक्लूडिंग मी, राइट? देन इट इज होमो सेपियंस, है ना? मॉडर्न मैन का साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस, जहां सेपियंस किसको रिप्रेजेंट करता है?
स्पीसीज को, और होमो किसको रिप्रेजेंट करता है? जीनस को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जीनस की। तो जीनस क्या होगा? कई सारी स्पीसीज जो रिलेटेड स्पीसीज है वो आपस में फॉर्म करेगी किसको? जीनस को। देन इट इज एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मिलके फॉर्म करेगी किसको? जीनस को। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल, देखो यहाँ पर जीनस सोलेनम है। जीनस क्या है? सोलेनम है। अब सोलेनम में ट्यूबेरोसम भी है, लाइकोपर्सिकम भी है और मेलान्थीना भी है। ये तीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है जिनका जीनस सेम ही है। कौन सा जीनस है? सोलेनम। सोलेनम ही पोटैटो का जीनस है, टोमेटो का जीनस है और ब्रिंजल का जीनस है। लेकिन इनकी स्पीसीज क्या है? डिफरेंट है। स्पीसीज में हल्का हल्का वेरिएशन जरूर हो सकता है, लेकिन ये रिलेटेड स्पीसीज है। ऐसे हम लायन की बातें भी कर चुके हैं। टाइगर, लेपर्ड और लायन सबका जीनस क्या है? पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा। जहाँ एक लियो है, दूसरा पार्डस है, तीसरा टाइग्रिस है। ऐसे ही हाउस कैट जो होती है फेलिस डोमेस्टिका, जंगल की जो कैट होती है फेलिस काउस। ठीक है, तो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है जिन्होंने फॉर्म किया है जीनस। जीनस क्या था? यहाँ पर एक जगह सोलेनम था, वहीं दूसरी जगह होमो था, है ना? होमो नहीं, पेंथेरा, पेंथेरा था। और तीसरा कहाँ क्या था? फेलिस, फेलिस। फिर अब बात करते हैं किसकी? फैमिली की। नाउ द क्लोजली रिलेटेड जीनस विल कंबाइन टू फॉर्म फैमिली। क्या लिखा है? इट इज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस। रिलेटेड जीनस मिलकर फॉर्म करेंगे किसको? फैमिली को। फैमिली यहां पर कौन हुए? जैसे सोलेनेसी। अब सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से जीनस हैं? देखो, सोलेनम भी है, पिटूनिया भी है, दतूरा भी है। ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? जीनस को, जो कि सेम स्पीसीज कहां पर आते हैं? सोलेनेसी में। ठीक है, फैमिली एक ही है सोलेनेसी, लेकिन उसके जीनस डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे ही फैमिली फैलिडी है, यहाँ पर पैंथेरा जीनस है, फेलिस भी जीनस है। मतलब कैट की फैमिली और टाइगर की फैमिली सेम है। कैट जहां पर फेलिस जीनस से आती है, टाइगर जहां पैंथेरा जीनस से आता है, लायन जहां पैंथेरा जीनस से आता है, लेकिन दोनों की फैमिली क्या है? सेम है। कौन सी फैमिली है? फैलिडी। समझ में आ रही है? फैलिडी फैमिली ही टाइगर की है, और फैलिडी फैमिली ही कैट की है, और फैलिडी फैमिली ही लेपर्ड की है ना? लायन की भी वही है। फिर आ जाते हैं आप ऑर्डर पे। रिलेटेड जो फैमिलीज होती हैं दे विल कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्डर। मतलब फैमिली के ऊपर की जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी है वो कौन है? ऑर्डर है। यहाँ पर रिलेटेड जो फैमिलीज है वो शामिल होगी एक ऑर्डर। जैसे कि पोलीमोनियल्स हैं, इसमें सोलेनेसी फैमिली तो आ ही रही है। सोलेनेसी के अलावा आज एक और फैमिली हमने इंक्लूड कर दी, कौन सी? कॉन्वोल्यूएरेसी। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटेड जो फैमिली है वो कंबाइन होकर किसको फॉर्म कर रहे हैं? फैमिलीज को, है ना? ऐसे ही हमने फैलिडी फैमिली की तो बात करी थी। इस फैमिली फैमिली के अलावा एक दूसरी फैमिली और भी है, दैट इज कैनिडी, है ना? जो डॉग का जो ऑर्डर है वो है ना? तो कैनिडी डॉग का ऑर्डर है, वहीं फैलिडी कैनिडी जो फैमिली है किसकी? डॉग की, और फैलिडी जो कि फैमिली है किसकी? कैट की। उन सब की फैमिली एक ही ऑर्डर में आती है। कौन सा ऑर्डर? कार्निवोरा। जो कार्निवोर्स हो सकते हैं उसी में। अब देखो, कुत्ता, बिल्ली, शेर, है ना, लेपर्ड, ये सब एक ही ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, उनका ऑर्डर क्या है? सबका सेम है, कार्निवोरा। राइट। अब अगला का जो टेक्सोनॉमी कैटेगरी है विच इज द क्लास। क्या बोलेंगे? रिलेटेड ऑर्डर मिलकर किसको फॉर्म करेंगे? क्लास को फॉर्म करेंगे। ठीक है, जैसे क्लास डाइकोटिलिडने, इसमें ऑर्डर हमने एक तो पढ़ा था अभी, पॉलीमोनियल्स। दूसरा ऑर्डर अभी क्या है? स्टेपिंडल्स। सेपिंडल्स एक ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर रिलेटेड है और कहां पर? एक ही क्लास में आ रहे हैं, है ना, विच इज डाइकोटिलिडन। ऐसे ही क्लास मेमेलिया, इसमें अलग अलग ऑर्डर, लाइक प्राइमेटा। कार्निवोरा भी पढ़ा ना, वैसे ही एक प्राइमेटा है। प्राइमेटा जहां पर मंकी, एप्स और ह्यूमन आते हैं, ये भी क्या है? एक ऑर्डर है। ये ऑर्डर मिलकर किसको फॉर्म कर रहे हैं? एक क्लास को, है ना? तो क्लास एक टेक्सोनॉमी कैटेगरी बनी। अब इससे ऊपर की जो कैटेगरी की बात करोगे विच इज द फाइलम ऑब्लिक डिवीजन, जहां फाइलम हम एनिमल्स के लिए, किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और वैसे ही हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं कहां पर? प्लांट्स में। बॉटनी में हम डिवीजन वर्ड यूज करते हैं।
इट इज द असेंबलेंस ऑफ रिलेटेड क्लासेस, अलग अलग क्लासेस मिलकर फॉर्म करती है किसको, फाइलम को या डिवीजन को। इन केसेस ऑफ प्लांट द रिलेटेड क्लासेस फॉर्म डिवीजन। यहाँ पर ये बात मैंने पहले लिख दी है कि जहां हम वर्ड यूज करते हैं एनिमल्स में फाइलम, वहीं पर डिवीजन वर्ड यूज करा जाएगा बॉटनी। तो यहाँ पर डिवीजन एंजियोस्पर्मी दिया हुआ है, इसमें क्लास कौन कौन सी है, लाइक डाइकोटिलिडनी एक क्लास है, मोनोकोटिलिडनी एक क्लास है, ठीक है। ये अलग अलग क्लासेस एक ही डिवीजन के अंदर आ रही है विच इज एंजियोस्पर्म, ठीक है। वैसे ही फाइलम कॉर्डेटा है, इस फाइलम कॉर्डेटा में अलग अलग क्लासेस लाइक एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एव्स है, मैमल्स है। अब देखो हम भले ही डिफरेंट है ना, एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, फाइलम कॉर्डेटा में आ रहा है, कौन आ रहा है भाई, बर्ड्स भी, चिड़िया भी उसी ग्रुप में आ रही है ना, सांप भी उसी ग्रुप में आ रहा है, और मेंढक भी उसी ग्रुप में आ रहा है, हम भी उसी ग्रुप में आ रहे हैं, हम सब मिलकर एक ही ग्रुप में आ रहे हैं विच इज द फाइलम कॉर्डेटा, है ना। अब इससे भी ऊपर की जो कैटेगरी होगी विच इज द किंगडम, विच इज द मोस्ट सुपर कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनोमिक हायरार्की, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है, जहां पर रिलेटेड फाइलम या डिवीजन शामिल होता है। अब यहाँ पर किंगडम प्लांटिंग, अब किंगडम प्लांटिंग में हम डिवीजन की बात करेंगे तो एंजियोस्पर्मी एक डिवीजन है, ऐसे ही जिम्नोस्पर्मी भी एक डिवीजन है। ऐसे ही आप बात करो किंगडम एनिमेलिया, अब हम यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम ऑर्थ्रोपोडा ये भी शामिल कर लेंगे। मतलब अभी तक इससे पहले वाले ग्रुप में जब हमने बात करी थी तब हमने क्या कहा था कि बर्ड हमारे ग्रुप में है ना, मछली भी हमारे ग्रुप में है, और कोई सांप है वो भी हमारे ग्रुप में है, मेंढक भी हमारे ग्रुप में है, बंदर भी हमारे ग्रुप में है। लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, इंसेक्ट भी हमारे ग्रुप में है ना। मतलब ये बड़ी कैटेगरी हो गई जहां पर हम ऑर्थ्रोपोडा, फाइलम कोर्डेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम मोलस्का, ये सब मिलकर एक ही ग्रुप में आ रहे हैं विच इज रिप्रेजेंटिंग द एनिमल किंगडम। हम सब मिलकर एनिमल हैं ऐसा कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की है उसको एग्जाम्पल से रिप्रेजेंट किया गया है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है जिसमें हम शायद टाइगर का क्लासिफिकेशन आप देख पाओगे। जैसे सबसे पहले आप किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में देखो कितने सारे ओरिजिनल थे, यहाँ पर ऑर्थ्रोपोड मेंबर भी दिखाई दे रहा है, ये हनी भी है शायद, है ना। फिर आप देखो यहाँ पर बर्ड भी दिखाई दे रहे हैं, ह्यूमन भी है, डॉग भी है, कैट भी है, लायन भी है, टाइगर भी है, राइट। ये सब एक ही टेक्सोनोमी कैटेगरी में आ रहे हैं विच इज द किंगडम एनिमेलिया। अब हम क्या करते हैं, हम एनिमेलिया में कॉर्डेटा की बात करते हैं, इसका मतलब नॉन कॉर्डेट को यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। नॉन कॉर्डेट कौन था, ये था नॉन कॉर्डेट, कौन था, बटरफ्लाई था, सॉरी बटरफ्लाई तो नहीं है, यहाँ पर हनी भी दी हुई है तो हम कहेंगे हनी बी था, तो हमने हनी बी को क्या कर दिया, यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। कलर कौन सा लो रे, ब्लैक चलेगा, पिंक ले लूँ, ठीक है। इसको हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया कि फाइलम कॉर्डेटा की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। अब ये सभी के सभी कॉर्डेट, अब इन कॉर्डेट में हमें सिर्फ मेमेलिया को रखना। अगला जो क्लास है वो क्या है, मेमेलिया है। मेमेलिया है इसका मतलब ये तो क्या आ जाते हैं, एव्स आ जाते हैं, तो इनको भी हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ह्यूमन भी मेमल्स हैं, डॉग भी मेमल हैं, कैट मेमल हैं, लायन मेमल हैं और टाइगर भी मेमल। अब हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं किसकी, मेमेलिया क्लास में। फिर हम कार्निवोरा को देखेंगे, तो कार्निवोरा में हम एलिमिनेट कर देंगे किसको, ह्यूमन को, ठीक है। तो यहाँ पर डॉग है, कैट है, लायन है, टाइगर है, इनको रखेंगे। फिर हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो इस तरह से हम पहुंचेंगे धीरे धीरे कहाँ पर, एक ही टेक्सॉन पे विच इज द टाइग्रेस, ठीक है। देन स्पीसीज क्या है इसकी, टाइग्रेस है। जीनस क्या है, पेंथेरा है। पेंथेरा जीनस में और भी हैं, है ना। फेलिडी फैमिली में इससे ज्यादा मेंबर हैं, कार्निवोरा में इससे ज्यादा मेंबर है, मेमेलिया में और ज्यादा मेंबर इंक्लूड होते हैं, कॉर्डेटा में और ज्यादा मेंबर इंक्लूड होते हैं, एनिमेलिया में और ज्यादा मेंबर इंक्लूड होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे चलते जाते हैं हम एलिमिनेट करते जाएंगे, और जिनमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज होगी उन्हीं को हम एक ग्रुप में रख देंगे, और इस तरह से हम क्लासीफाई कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो बोलो, नहीं बोलोगे क्या, इतना ही था क्या, हाँ तो ठीक है फिर इतना ही था। ये चैप्टर जो फर्स्ट है तुम्हारा इसी के साथ खत्म हो जाता है। अच्छा इसमें इसके आगे पहले ना हुआ करते थे टेक्सोनॉमिकल एड्स हुआ करते थे, ठीक है। टेक्सोनॉमिक एड्स में क्या थे, जैसे बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, म्यूजियम है, फिर की कॉन्सेप्ट भी था, है ना। वो सब बेटा सिलेबस से हट गया है, तो आपको इस बात का अफसोस होना चाहिए कि आपको थोड़ा नॉलेज कम मिलेगा, ठीक है। ओके, तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट सन पे। तब तक के लिए राधे राधे।